वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशली 6 स्कूल के बारे में और इसके साथ साथ ओवरव्यू देख लेंगे कि मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इनके क्लासिफिकेशंस कैसे होते हैं, वो सारा हम देख लेंगे क्विकली। और जो मेजर स्कूल्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की बात करते हैं तो स्कूल बार बार वर्ड आ रहा है, तो स्कूल क्या है, यहाँ पे स्कूल का मीनिंग क्या है। ठीक है, स्कूल इज नथिंग बट डिसिप्लिन, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है, उनकी शेयर्ड स्टाइल है, शेयर्ड अप्रोच है, या कोई एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी है या फिर एक थिंकिंग पैटर्न है जो वो फॉलो कर रहे हैं, तो उस डिसिप्लिन को हम नाम दे देते हैं स्कूल। जैसे स्कूल ऑफ पेंटिंग, स्कूल ऑफ थॉट्स, इसी तरह स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, अब इंडियन फिलोसफी की जब हम बात करूं तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंडियन फिलोसफी, ठीक है, सो इंडियन फिलोसफी का मतलब यही है कि ऐसे फिलोसफिकल थॉट्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ओरिजिनेट हुए हैं। करेक्ट, तो फिलोसफी का मतलब यही है कि जो मिस्ट्री ऑफ लाइफ है, एग्जिस्टेंस है, हम क्यों आए, कहाँ से आए, कैसे आए, उसके बारे में इंक्वायरी करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करना। सो इट इज एन इंक्वायरी इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि इसमें बहुत सारे थॉट हो सकते हैं, बहुत सारी तरीके से हम इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे कॉस्मोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर क्या सिग्निफिकेंट है, यानी पूरा कॉस्मोस की हम बात करें, ब्रह्मांड की बात करें कॉस्मोलॉजी में। और मेटाफिजिक्स, इसको देखो हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, बड़े बड़े दार्शनिक भी मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, लेकिन मेटाफिजिक्स को फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग व्यू पॉइंट से। तो अगर मैं ब्रीफ में देखूं तो मेटाफिजिक्स का मतलब है नेचर ऑफ रियलिटी, यानी एग्जिस्टेंशियल थॉट्स के बारे में मेटाफिजिक्स डील करता है। ठीक है, इसके साथ साथ नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, उसकी लिमिट क्या है, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, उससे भी ये फिलोसफी डील करता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन होते हैं जनरली, पाथ ऑफ सैल्वेशन यानी कि लिबरेशन का जो पाथ है वो क्या है, आत्मा यानी जो सोल है, एंड डिवाइन सोल जो एटर्नल सोल है, ब्रह्मा है, टॉप सोल है, वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और आत्मा ब्रह्मा का रिलेशन क्या है, उससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशन क्या है, ह्यूमन लाइफ के सीक्रेट्स क्या हैं, इनर सीक्रेट्स क्या हैं, आउटर सीक्रेट्स क्या हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन से ये फिलोसफी डील करती है। ठीक है, अब इंडियन फिलोसफी की हम बात करते हैं तो इस तरह के सारे फिलोसफिकल ट्रेडिशंस और आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। तो दो तरह के हो सकते हैं, पहला है ऑर्थोडॉक्स और दूसरा है अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स को हम कहते हैं आस्तिक और अनऑर्थोडॉक्स को कहते हैं हम नास्तिक सिस्टम। राइट, अब आस्तिक सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, देखिए आस्तिक सिस्टम क्या है, कैसे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ हम और देखेंगे, पर आस्तिक सिस्टम में कौन कौन से स्कूल्स आते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। तो इसमें 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी आते हैं ऑर्थोडॉक्स में, आस्तिक सिस्टम में, जैसे कि न्याय, वैशेषिका, देखिए इनको हम ग्रुप्स में पढ़ते हैं, न्याय वैशेषिका क्योंकि बहुत सिमिलर हैं, सांख्य योग, ठीक है 4 हो गए, और फिर पूर्व मीमांसा जिसको मीमांसा भी कहते हैं, या फिर उत्तर मीमांसा जिसको वेदांता भी कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा एंड वेदांता स्कूल ऑफ थॉट्स। सो वी स्टडी दिस 6 स्कूल्स। और नास्तिका यानी अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम में आते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक। ठीक है, सो ऑब्वियसली ओवरव्यू में हम देखें तो इंडियन फिलोसफी एक दर्शन है, फिलोसफी यानी कि दर्शन जो इंट्यूटिव विजन की बात करता है, जिसमें विजडम है, कॉन्सेप्ट्स हैं रियलिटी के, इनर एंड आउटर सीक्रेट्स हैं ह्यूमन लाइफ के, एग्जिस्टेंशियल थॉट्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं फिलोसफी में। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली ब्रीफली इंडियन फिलोसफी के बारे में। अब फिलोसफी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो ब्रीफली, बहुत ब्रीफली देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, सो फर्स्ट यहाँ पे 4 गोल्स की बात होती है, यानी कि पर्सन शुड स्ट्राइव फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ 4 गोल्स इन हिज और हर लाइफ। पहला कौन सा है, धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सो व्हेन वी टॉक अबाउट धर्म, वी टॉक अबाउट मोरल लाइफ। यहाँ पर धर्म का मतलब रिलीजन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे धर्म का मतलब है मोरल लाइफ, मोरालिटी से डील कर रहा है, ये ड्यूटी से डील कर रहा है, आपके सही होने की से डील कर रहा है, राइटियसनेस। ठीक है, सो धर्म इज ऑल अबाउट दैट। अर्थ की जब हम बात करेंगे सो वी टॉक अबाउट मॉनेटरी थिंग्स, इकोनॉमिक मीन्स, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और मटेरियल वेल बीइंग, इन सब की बात कौन करता है, अर्थ, यानी कि ये भी आपका पर्पज है लाइफ में, अर्थ उपार्जन करना, यानी कि मटेरियल वेल बीइंग को अपनी को देखना, ये भी आपका पर्पज है। काम का मतलब है सीधी सीधी आपकी डिजायर्स, यानी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं जो आपके सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं। जो सेंसेस हैं आपके 5 सेंसेस हैं, उनको सेटिएट करते हैं, और जो भी वर्ल्डली प्लेजर हैं,
ठीक है, तो ये सारे काम आएंगे। इमोशनल फुलफिलमेंट्स हैं, सारी आपकी डिजायर्स हैं, वो आपकी आएंगी काम में। मोक्ष, मोक्ष जो होता है वो अल्टीमेट गोल होता है। मोक्ष का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि एक बार हम मरते हैं उसके बाद फिर से जन्म लेते हैं, ये पूरा साइकिल चलता रहता है, और इससे लिबरेशन होना ही कैवल्य होता है, निर्वाण होता है, मोक्ष होता है। ठीक है, तो अल्टीमेट जो माना गया इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में वो होता है मोक्ष। ठीक है, ये 4 गोल हमने क्विकली डिस्कस किया। तो हमने रीबर्थ के बारे में भी बात की, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पुनर्जन्म क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, हिंदू थ्योरीज हैं जो रीइंकार्नेशन या रीबर्थ की, वो मानती है कि कोई भी एक इंडिविजुअल है वो बार बार जन्म लेता है, यानी कि उसकी जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है वो चलती रहती है, और अपने पाप और पुण्य यानी कि कर्मा के हिसाब से उसको अलग अलग बॉडीज दी जाती है। सिंपल ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिल सकती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिल सकती है, यानी कि उसको इंसेक्ट बनाया जा सकता है, एनिमल की बॉडी मिल सकती है, सोल वही रहेगी लेकिन बॉडी चेंज होती रहेगी। फाइनली जो सबसे बेस्ट बॉडी मानी जाती है वो ह्यूमन की मानी जाती है। तो ये पुनर्जन्म तब तक चलता रहेगा जब तक आपको मोक्ष, निर्वाणा, ठीक है, ये नहीं मिल जाता। अब आते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण, यानी कि ये ऑब्लिगेशंस माने जाते हैं एक इंडिविजुअल पे, यानी कि ऐसे ऑब्लिगेशन यू हैव टू रीपे, यानी किसी से आपने कर्जा लिया, लोन लिया, तो आपको उसको रीपे करना ही करना है। तो इस हिंदू फिलोसफी में भी ऐसे ऋण यानी कि ऑब्लिगेशन, डेट का कॉन्सेप्ट है कि उनको रीपे किए बिना आपको निर्वाणा नहीं मिल सकता, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ऐसे 3 ऋण माने गए हैं। पहला है देव ऋण, यानी देवों के प्रति आपका कुछ ऋण है, वो आपको पूजा, प्रसाद, भक्ति के रूप में आपको वापस करना है। दूसरा होता है पितृ ऋण, यानी पेरेंट्स से रिलेटेड ऋण, कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, पालन पोषण किया है आपको, ठीक है, अपब्रिंगिंग देखी है आपकी, आपको सपोर्ट किया है, तो पिता के लिए आपका एक ऋण है। पितृ इज फॉर्म है, क्योंकि पेट्रिलिनियल सोसाइटी से पितृ ऋण कहते हैं, वैसे पेरेंट्स के बारे में बात होती है पितृ ऋण। गुरु ऋण में यानी कि ऐसा पर्सन जिसने आपको ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, तो उसके लिए भी आपकी एक ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, उसको आपको रीपे करना है। सो वंस यू रीपे गुरु ऋण, पितृ ऋण एंड देव ऋण, यू कैन अटेन मोक्षा। ठीक है, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, बट एसेंशियल है कि ये तो करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब हम 2 वर्ड्स के मीनिंग और जान लेते हैं, स्पिरिचुअल का मतलब क्या है और मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, स्पिरिचुअल का आपको बहुत सारा आपने पढ़ा होगा। आध्यात्म की जब हम बात करते हैं, आध्यात्मिक होने की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। सो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि इट इज अ सर्च ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द अल्टीमेट ऑफ पर्पस इन अल्टीमेट पर्पस इन लाइफ, यानी किसी का पर्पस जिंदगी में क्या है, मुझे क्या करना है, मेरी एग्जिस्टेंस है और मेरा क्या पर्पस है, मैं सोल से जो परम ब्रह्म है, यानी कि जो डिवाइन सोल्स है, जो अल्टीमेट सोल है, उससे मेरा कनेक्शन क्या है। ठीक है, जिससे मेरी पर्सनल ग्रोथ हो सके। तो ये एक आफ्टर लाइफ में मानता है, ये मानता है कि कुछ ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ें हैं जो ह्यूमन सेंसेस से भी ऊपर है, इनको ह्यूमन सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। समथिंग ग्रेटर विच एग्जिस्ट, वो कॉस्मिक है, वो डिवाइन इन नेचर है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि टू सीक अ मीनिंगफुल कनेक्शन विद द समथिंग बिगर देन योर सेल्फ। ठीक है, जिससे कि हमें भी पॉजिटिव इमोशन आए, अपने आप को मैं जान पाऊँ, एग्जिस्ट के मैं कौन हूँ और मेरी इनर सेल्फ क्या है उसको समझ पाऊँ, पॉजिटिव इमोशंस मुझ में बने, जैसे मैं आई एम एट पीस, ठीक है, शांति का अनुभव हो मुझे, आई बिकम मोर कंपेशनेट, मोर हार्मनी हो, ठीक है, लोग चीज़ों को लेके तारतम्य ज़्यादा हो, और मैं अच्छा और मोरालिटी डेवलप हो मुझ में। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग योर ट्रू सेल्फ एंड कनेक्टिंग टू द डिवाइन सोल। सो इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअल। और मेटाफिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो मेटाफिजिक्स जो फिलोसफी का ही वो एरिया जैसे मैंने पहले बताया था, इट टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी, ट्रूथ, नॉलेज, यानी कि एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें, उनकी रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द 2 थिंग्स, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस इज रिलेशन बिटवीन द माइंड एंड मैटर। ठीक है, यानी कि सब्सटेंस और एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जैसे कि गुण मतलब कि जो वर्च्यू होते हैं ना, जैसे प्यार, आप उनको फील नहीं कर सकते हो, सब्सटेंस जिसको आप फील कर सकते हो। देखो, इस तरह के रिलेशन बताता है सब्सटेंस और एट्रीब्यूट में। देखिए, एग्जाम्पल से आप समझें, जैसे कि 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक आप हैं, आपका कोई दोस्त है, तो दोस्ती है आप दोनों के बीच में, ये विजिबल है कि नहीं है, नहीं है, ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसको आप टच नहीं कर, सेंस नहीं कर सकते दोस्ती है, लेकिन आप दोस्त हैं, ये है। फ्रेंड्स आर फिजिकल, ठीक है, और मेटाफिजिकल क्या है यहाँ पे, फ्रेंडशिप। सिमिलरली लव की हम बात करें, लव इज मेटाफिजिकल, लवर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जो हम देख सकते हैं। तो जो मेटाफिजिक्स वर्ड है वो एक तरह से वो वाली ब्रांच है फिलोसफी की कि स्टडी करती है कि क्या है और कैसे है। ठीक है, एग्जिस्टेंस की बात करती है। ठीक है, सो इट इज द फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी।
जैसे कि ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। कॉस्मोलॉजी की मैंने बात बताई थी आपको कि ये यूनिवर्स का ओरिजिन, नेचर क्या है उसके बारे में डील करता है। सिमिलरली एपिस्टेमोलॉजी के बारे में भी बात बताया था कि जो नॉलेज से रिलेटेड थ्योरी हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे जान सकते हैं, किसी चीज़ को जानने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनकी लिमिट क्या है, जिससे हम जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उनको जान पाएँ, समझ पाएँ, ये होता है एपिस्टेमोलॉजी। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स, क्योंकि इट्स अ थ्योरी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी और एग्जिस्टेंस को जानने के लिए जो समझ है इस सब में आता है। मेटाफिजिक्स की जब हम बात करते हैं ये सब चीज़ों की बात करते हैं। इसमें एक और आता है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी वो ब्रांच है फिलोसफी की दैट इज कंसर्न विद द नेचर एंड रिलेशनशिप ऑफ बीइंग और थिंग्स विच एग्जिस्ट, ठीक है, जो हमने बात की थी। तो मेटाफिजिक्स को हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। सो ओवरऑल इट्स ए टाइप ऑफ फिलोसफी और स्टडी जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करके रियलिटी को डिफाइन करने की कोशिश की जाती है, रियलिटी को समझने की कोशिश की जाती है, एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने की और समझने की कोशिश की जा सकती है, जिससे माइंड और मैटर में, सब्सटेंस और एट्रीब्यूट में रिलेशनशिप देखा जा सके। ठीक है, मेटाफिजिक्स के बारे में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं वेदा। वेदा के बारे में इसलिए समझना जरूरी है कि जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी कोर में है वेदास। कैसे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड क्विकली अबाउट द वेदास। ठीक है, 4 वेदास हैं, हम सबको पता है, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, 4 हैं। अब हर वेदा के 4 पार्ट हैं। ठीक है, हर एक में होती है संहिता, ब्राह्मणास, आरण्यका और उपनिषद। देखिए, संहिता की जब हम बात करते हैं, जो हाइम संहिता में होती है, हाइम्स यानी पोइटिक थोड़ी सी होती है, मंत्रास होते हैं, चैंटिंग के बारे में बात होती है संहितास में। और ब्राह्मणास में बात करते हैं हम रिचुअल्स की, सेक्रीफाइसेस क्या होने चाहिए, राइट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के बारे में भी बात करते हैं। तो संहितास में मंत्रास हैं स्पेसिफिकली, और रिचुअल पोर्शन वो कवर होता है ब्राह्मणास में। जब हम आरण्यका की बात करते हैं तो इसमें भी रिचुअल्स होती हैं। ठीक है, सीक्रेट रिचुअल्स होते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ पार्ट इसमें है कि इसमें थोड़ी सी आपको समझाया गया है कि रिचुअल्स क्यों जरूरी है, यानी कि थोड़ा सा फिजिकल एनालिसिस, फिलोसॉफिकल एनालिसिस भी है उन राइट्स का। ठीक है, और फोर्थ पार्ट होता है वो होता है उपनिषद। उपनिषद जो होता है वो होता है फिलोसॉफिकल पोर्शन। ठीक है, तो इसमें मोस्टली फिलोसॉफी के साथ डील किया जाता है। तो यहाँ पर आरण्यका और उपनिषद में थोड़ा थोड़ा फिलोसॉफी के बारे में बात हो रहा है, तो ये होते हैं मेनली ज्ञान से रिलेटेड, ज्ञान कांड। और बाकी जो संहितास हैं, ब्रह्मणास हैं और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आरण्यकास, इन तीनों में कर्म कांड के बारे में यानी रिचुअल्स वगैरह के बारे में जानकारी दी हुई होती है। और ये सारे वेदास अराउंड माना जाता है 1500 BC के आसपास कंपोज हुए हैं। ठीक है, तो ये वेदास के बारे में, उनके जो मेजर सब क्लासिफिकेशन है उनके बारे में हम बात कर ली। अब टाइप ऑफ स्कूल के बारे में हम बात करते हैं कि इंडियन फिलोसफी में किस टाइप के स्कूल हैं। जैसे हमने देखा था कि ऑर्थोडॉक्स हैं जिनको आस्तिक कहते हैं, एक अनऑर्थोडॉक्स है जिनको नास्तिक कहते हैं। तो हम ऑर्थोडॉक्स के बारे में देखते हैं। ऑर्थोडॉक्स वो स्कूल्स होते हैं जो वेदों की अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, यानी कि वे वैदिक अथॉरिटी को सुप्रीम मानते हैं। ठीक है, यानी कि दे कन्फर्म टू द ट्रेडिशन, रूल्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ वेदास। और ये करने से, ये उनको स्ट्रांग बिलीफ है उनका कि यही कुछ करने से आपको सेल्वेशन मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, आपको निर्वाण मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा। करेक्ट, सो वैदिक अथॉरिटी इसमें सुप्रीम होती है। और जो हेटेरोडॉक्स होते हैं, अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, नास्तिक स्कूल है, वे कंफर्म नहीं करते हैं वैदिक अथॉरिटी को, यानी दे डू नॉट बिलीव इन द स्टैंडर्ड्स, बिलीफ, प्रैक्टिसेस ऑफ द वैदिक अथॉरिटी। एज सिंपल एज दैट। आस्तिक वेदों को मानते हैं, नास्तिक वेदों को नहीं मानते हैं। फिलोसॉफिकल सेंस में देखें, एग्जाम्पल में देखूं मैं तो जो हेटेरोडॉक्स के एग्जाम्पल हैं, यानी नास्तिक स्कूल हैं जो वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, वो उसमें आते हैं आपके चारवाक, जैनिज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं वो उसमें आते हैं आपके 6। वो होता है आपके न्याय, जैसे मैंने पहले बताया था, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांता। करेक्ट, सो ये ओवरव्यू हमने देख लिया है। और जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी इनके बारे में पूछता है, इनको हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वो हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, सो नाउ वील बिगिन विद द ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं, जो वेदास को सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं, यानी कि वेदास में ये बताते हैं कि दीज स्क्रिप्चर्स हेल्ड द सीक्रेट टू सैल्वेशन। अच्छा, इनका सबसे जो मेजर बिलीफ है वो ये है कि जो कॉज ऑफ सॉरो है, जो दुखों का कारण है, दैट इज इग्नोरेंस, आपकी अज्ञानता। और इस इग्नोरेंस को एलिमिनेट करना थ्रू नॉलेज विल लिबरेट यू, यानी यू हैव टू एक्वायर नॉलेज टू गेट सैल्वेशन। और
नॉलेज को कैसे एक्वायर करना है? थ्रू प्रमाणास, यानी कि कुछ तरीके हैं जिनसे आपको नॉलेज को गेन करना है। ठीक है, वो प्रमाणास कौन से होते हैं? हर स्कूल के अलग अलग प्रमाणा हैं, जहां जहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। वैसे जनरली इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी 6 तरीके के प्रमाण को मानता है, जैसे कि उसमें है शब्द है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आपको दिख रहा है, सामने है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक प्रमाण और होता है जिसको हम कहते हैं अनुमान। अनुमान का मतलब ये है कि आप इन्फर करते हैं किसी चीज को, यानी कि किसी एग्जिस्टिंशियल चीजों को देख के कुछ चीजें डिड्यूस करते हो आप, डिड्यूस करना चीजों को। इसके अलावा शब्द मैंने आपको बोल ही दिया है। ठीक है, इसके अलावा उपमान भी होता है, अनुपलब्धि होता है। तो इस तरह के सारे जो प्रमाण हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो वैदिक अथॉरिटी को सुप्रीम मानते हैं, तो उनसे रिलेटेड फिलॉसफी, प्रैक्टिस, रूल्स, बिलीफ, रिचुअल, ट्रेडिशन सब में ही बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिक क्या है? वेदासियां। तो यहाँ पर उनका जो ऑथेंटिक सोर्स है या स्पिरिचुअल अथॉरिटी का जो सोर्स है वो कौन होते हैं? वेदास। तो जैसे कि देखो मैंने पहले भी आपको बताया, हम ग्रुप्स में स्टडी करेंगे तो थोड़ा याद रखने में आपको आसान रहेगा, क्योंकि थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं। जैसे सांख्य, योगा, सांख्य में गॉड को मैं ऐड कर दूं तो योगा को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह न्याय, वैशेषिका, इनमें क्या सिमिलरिटी है वो देख लेंगे अपन क्विकली। मीमांसा एंड वेदांता, तो ये 6 मेजर स्कूल्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द सांख्य फिलोसॉफिकल स्कूल। सांख्य की अगर हम बात करें, ठीक है, सांख्य को ओल्डेस्ट फिलोसॉफिकल स्कूल माना जाता है, और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं कपिल मुनि। और इसकी सबसे जो अलग चीज है वो ये मानता है कि देयर इज नो क्रिएटर, यानी कि जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं ऑलरेडी, उनको किसी ने बनाया नहीं है, कोई भगवान नहीं है। सो देयर इज नो क्रिएटर, नो गॉड। ठीक है, और जो यूनिवर्स है जो बना हुआ है, एग्जिस्टेंस में है, वो 2 चीजों से मिलकर बना है जो कि इंडिपेंडेंट रियलिटी है। पहली है पुरुष, दूसरी है प्रकृति। पुरुष की जब हम बात करते हैं, पुरुष कुछ नहीं है। पुरुष का मतलब है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, जो जान डाल दिया आपके, मतलब महसूस कर पा रहे हैं किसी चीज को, फील कर पा रहे हैं, सो मूवमेंट कर पा रहे हैं, दैट इज योर चेतना, कॉन्शियसनेस, फील करने की क्षमता। प्रकृति, दूसरा है प्रकृति। प्रकृति मतलब मैटर, नेचर, अनकॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या होता है कि पुरुष और प्रकृति मिलके एग्जिस्टेंस बनाते हैं। तो पुरुष और प्रकृति यानी कि डुअलिटी की बात करता है सांख्य दर्शन, यानी सांख्य फिलोसफी। और जो पुरुष और प्रकृति से मिलके जो बनता है वो बनता है, बाकी सारी चीजें अस्तित्व में आती हैं, एग्जिस्टेंस में आती हैं। सो एवरीथिंग इन रियलिटी स्टेम फ्रॉम पुरुषा एंड प्रकृति। तो पुरुषा कॉन्शियसनेस भी हो सकती है आपकी, सेल्फ है, सोल को कहते हैं, जैसे माइंड है, ये सारी पुरुषा में मनाई गया। तो पुरुषा क्या है? सोल है। और प्रकृति यानी कि जो भी मैटर है, अवेलेबल है, क्रिएटिव एजेंसी है या एनर्जी है, दैट इज योर प्रकृति। ठीक है, तो जो नॉलेज है रियलिटी की, यानी पुरुष और प्रकृति की है, ये वाली जो सेल्फ नॉलेज है, दैट कैन लीड टू लिबरेशन। ठीक है, जो प्रकृति, जैसे हमने कहा कि मटेरियल बेसिस है, वो 3 तरह के मटेरियल बेसिस हो सकते हैं, बेसिक एलिमेंट, यानी जिनको हम गुण कहते हैं। सत्गुण हो सकता है, रजगुण हो सकता है, या तम गुण हो सकता है। तो 3 तरह की प्रकृति हो सकती है। सत्य यानी कि साधु प्रवृत्ति, अच्छी प्रवृत्ति, रज मतलब राज प्रवृत्ति, और तम मतलब थोड़ा उनको बुरा माना जाता है। तो सत्य, रज, तम, ये 3 गुण प्रकृति के यानी मैटर के हो सकते हैं। ठीक है, और पुरुष और प्रकृति मिलके जीव बनाती है, यानी लिविंग बीइंग बनाती है। यानी प्रकृति जो मटेरियल है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि मटेरियल को तो कैसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन पुरुष को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, सोल को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो सोल है वो आपकी प्रकृति में जैसी चेतना आती है उस मटेरियल में, वो अलग अलग फॉर्म ले लेता है, यानी कि जीव फॉर्म ले लेता है, लिविंग बीइंग बन जाता है, उसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये सांख्य दर्शन है, वो एक ड्यूअलिस्ट फिलोसफी है। ठीक है, अब इसमें यह कहा गया है कि जो पुरुष है, देखो बहुत सारी जीव हैं, बहुत सारी लिविंग बीइंग हैं इस नेचर में, ठीक है, एग्जिस्टेंस में। तो इसका मतलब क्या होगा? मटेरियल प्रकृति तो बहुत सारी है, लेकिन हर एक लिविंग बीइंग में कोई एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रही होगी, सोल। तो इसमें यह कहा गया है सांख्य में कि जो पुरुषा हैं, आपकी सोल हैं, पुरुष हैं, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुरुषा एग्जिस्ट करते हैं, वो सिमिलर हैं, कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर इंफीरियर नहीं है। सारे पुरुषा इनफाइनाइट नंबर हैं, लेकिन वे सिमिलर हैं। और प्रकृति में और सोल में, यानी कि पुरुषा के कॉम्बिनेशन से जीव को अस्तित्व में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है। और सेल्वेशन हमें कब मिलता है? जब हम ये समझेंगे कि पुरुष और प्रकृति अलग अलग है। इस डुअलिटी का डिफरेंस हम समझ जाएंगे तो वी विल अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड देन वी कैन अटेन द सेल्वेशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सांख्य दर्शन। अब इसमें एक आपको मैं एक एडिशनल फैक्ट बता रहा हूं जो आपके कई बार सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछ लेते हैं। एक बुक का नाम है सांख्य कारिका, इसको लिखा है ईश्वर कृष्णा ने, वो सांख्य दर्शन पे ही डिटेल में आपको बताती है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कॉजिशन, जिसको हम कहते हैं सत्कार्यवाद। ठीक है, सत्कार्यवाद में ये कहा गया है, सिंपल आप समझें, कि जो इग्नोरेंस को हमें एलिमिनेट करना है, इस डुअलिटी, पुरुष और प्रकृति की डुअलिटी को समझना है, तो हमको 3 तरीके की नॉलेज चाहिए, यानी कि हमको 3 प्रमाण चाहिए। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द। प्रत्यक्ष की बात करें, जिसको इंग्लिश में परसेप्शन भी लिखते हैं, पर प्रत्यक्ष इज द राइट वर्ड। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो आपने देखा, जो आपके सामने है। ठीक है, अनुमान, अनुमान मतलब जो आपने डिड्यूस किया, किसी चीज को आपने देख के डिड्यूस किया कि ये होगा, तो ये अनुमान हो गया। शब्द, शब्द मतलब किसी ट्रस्टेड सोर्स से, रिलायबल सोर्स से कोई जानकारी आपको मिली है, दैट इज योर शब्द। ठीक है, इन तरह से आप नॉलेज को गेन करेंगे, तो वो एक साइंटिफिक तरीके से इंक्वायरिंग सिस्टम होगा, आपकी सेल्फ नॉलेज में बढ़ाएगा। ठीक है, और वो आपको लिबरेट करेगा, और इट विल लिबरेट यू फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसका मतलब यह है कि सांख्य दर्शन रीबर्थ में बिलीव कर रहा है। सो व्हेन सांख्य दर्शन इज टॉकिंग अबाउट लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, दैट मीन्स इट इज बिलीविंग इन री-इनकारनेशन एंड रीबर्थ। ठीक है, तभी तो सेल्वेशन की बात कर पा रहा है। तो ये मेन फिलॉसफी डुअलिटी की, पुरुष प्रकृति की, ये है कि आपको इनके डिफरेंस को समझना है इन तरीकों से, प्रमाण जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब देखो सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड जो इस फिलोसॉफिकल स्कूल है वो है योग। जो पतंजलि मुनि हैं वो इस दर्शन के फाउंडर थे। ठीक है, योग का मतलब होता है, योग का मतलब होता है यूनियन, समेशन ऑफ 2 प्रिंसिपल एंटिटी। देखिए यहां भी डुअलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं माइंड की और बॉडी की। ठीक है, सांख्य की तरह जो डुअलिटी आ गई, माइंड एंड बॉडी। माइंड जिससे उसमें पुरुषा की बात की थी, बॉडी उसमें प्रकृति की बात की थी। करेक्ट, तो इसको हम यूनियन कैसे कर सकते हैं? बहुत सारी यूनिक ट्रेडिशंस है हमारे पास, यौगिक प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे अष्टांग योग हैं, योग के अलग अलग पार्ट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कौन से हैं। उन तरीकों से, यौगिक प्रैक्टिसेस के जरिए आप इन दोनों रियलिटी और डिफरेंस को समझते हैं, इन दोनों के बीच में, माइंड और बॉडी के बीच में, देन यू अटेम्प्ट टू यूनिफाई देम। ठीक है, तो यहाँ पे सांख्य दर्शन से एक सिमिलैरिटी आ रही है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जैसे सांख्य दर्शन में कोई भी क्रिएटर किसी गॉड में बिलीव नहीं करता, जबकि योगा कहता है कि देयर एग्जिस्ट गॉड एज अ टीचर एंड गाइड। तो टीचर और गाइड की तरह गॉड होता है और गॉड डिसाइड करता है। ठीक है, सारी चीज़ें। और इसके बाद हमने जैसे बात की थी कि बॉडी, माइंड, आपके सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, एक हार्मनी में लाने के लिए, उनको यूनिफाई करने के लिए देयर आर वेरियस योगिक टेक्निक्स। ठीक है, सो योगा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बेटर वन सेल्फ फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, सो दैट वी कैन अटेन सेल्वेशन। ठीक है, और इसमें जो मेन टेक्स्ट है इस योग ऑफ स्कूल ऑफ फिलोसफी का, वो है योग सूत्र, जिसको लिखा था किसने? पतंजलि ने, योग सूत्र। ठीक है, और योग सूत्र में क्या बिलीव किया गया है कि अगर आप अष्टांग योगा करते हो, आप लिबरेट हो जाओगे। ठीक है, तो सांख्य में इंपॉर्टेंट एडिशन क्या था कि गॉड का एग्जिस्टेंस है और प्रैक्टिस ऑफ योगा। ठीक है, तो आपका ये योगा फिलोसफी स्कूल बन जाएगा। अब देखिए 8 चीजों के बारे में बात की है, तो वो किस पे कंट्रोल करते हैं? चित्त, वृत्ति, निरोध। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, चित्त यानी माइंड, वृत्ति यानी एक्टिविटी, थॉट, निरोध मतलब सीजेशन। सो वंस योर माइंड थॉट, जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, एक्टिविटी चल रही माइंड में, दे सीजेस, देन यू अटेन द यूनिफिकेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, देन यू कैन कनेक्ट टू द डिवाइन सोल। ठीक है, तो इस स्टेट को अचीव करने के लिए देयर आर 8 प्रैक्टिसेस, 8 थिंग्स। यम, यम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आई एम रेस्ट्रेंड फ्रॉम वायलेंस, वायलेंस नहीं कर रहा हूं मैं। आई डोंट लाई, वन शुड नॉट स्टील। ठीक है, तो ये झूठ, चोरी, हिंसा, ये सब नहीं करना है, यानी कि ये सेल्फ कंट्रोल, यम की बारे में बात होती है। जब नियम की बात होती है, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ सम रूल्स, यानी कि आपको बुरी आदतें छोड़नी है, अच्छी आदतें जैसे अपने आप को कंटेनमेंट रखना, यानी संतोष रखना, फिजिकल मेंटल प्योरिटी पे ध्यान देना, वैदिक टेक्स्ट की स्टडी करना। तो नियम इज ऑल अबाउट रूल्स, तो यम नियम हो गए। तीसरा आता है प्रत्यय आहार। आहार का मतलब होता है फूड। यहाँ पे फूड का मतलब है एनी एक्सटर्नल स्टिमुली जो आप अपने दिमाग में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, आपको विचारों को, आपके थॉट को वो थोड़ा फूड देता है। तो ऐसे चीज़ों से हमें दूर रहना है, यानी कि विड्रॉल ऑफ सेंसेस। जब विड्रॉल ऑफ सेंसेस होगा तभी तो थॉटलेस होने की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो प्रत्याहार इज ऑल अबाउट टू विड्रॉ फ्रॉम द सेंसेस, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। फोर्थ इज आसना। देखिए जो हम आजकल करते हैं ना, योगा समझा जाता है, दैट इज नथिंग बट आसना। तो आसना का मतलब है गुड बॉडी पोस्चर फॉर द फिजिकल हार्मनी। अलग अलग बॉडी पोस्चर्स करते हैं जिससे हम बॉडी एक हार्मनी में आए, आपकी फिजिकल बॉडी है वो हार्मनी में, फिजिकल हार्मनी में आए। इसका एक और पार्ट है प्राणायाम। प्राणायाम इज ऑल अबाउट ब्रीद कंट्रोल। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं आपके प्राणायाम।
ठीक है, तो 5 हमने देख लिए। अब छठवां देख लेते हैं, वो होता है धारण। धारण का मतलब है फोकस्ड अटेंशन ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, जिससे आपके विचार अलग अलग दिशाओं में डिस्ट्रैक्टेड जो थॉट्स होते हैं उनको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प होती है। थॉटलेस होने की एक स्टार्टिंग पॉइंट आता है। तो इट्स ऑल, फॉर एग्जाम्पल जैसे चांटिंग करता है कोई जैसे हिंदू ट्रेडिशन में देखें तो मूर्ति पे ध्यान लगाते हैं, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ धारणा। ठीक है, धारण करना। इसके नेक्स्ट स्टेज आती है ध्यान, मेडिटेशन, यानी कि अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना। तो ये मेनली फोकस किस पे करता है? ब्रेथ पे और थॉटलेस होने पे बिल्कुल फोकस हो जाता है अभी ध्यान में। और लास्ट स्टेज आती है समाधि, यानी कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन इतनी गहरी हो जाती है, इतनी डीप हो जाती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सारी सेल्फ अवेयरनेस लॉस्ट हो जाती है। कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ, यानी कि अपने माइंड को और अपनी बॉडी को एकदम मर्ज कर दिया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योगा, इफ यू फाइंड सक्सेस इन प्रैक्टिस ऑफ दिस अष्टांग, इट विल लीड टू फुली रियलाइजेशन ऑफ द गैप और गल्फ बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। ठीक है, और ये आपकी नॉलेज है वो आपको लिबरेट करेगी। ठीक है, तो ये सांख्य और योग इस तरह से रिलेटेड है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी, दैट इज न्याय, दैट इज अगेन रिलेटेड विद द वैशेषिका। न्याय के जो फाउंडर हैं वो माने जाते हैं गौतम मुनि। गौतम मुनि ने न्याय सूत्र में इसकी फिलॉसफी को डिस्कस किया है। क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट का नाम क्या है? न्याय सूत्र। अब देखिए, इसमें बहुत सारे बिलीवर्स हैं, वो गॉड को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। तो फॉर सर्टेन यहाँ पे कहा नहीं जा सकता कि गॉड का एग्जिस्टेंस ये फिलॉसफी मानती है या नहीं मानती है। ठीक है, न्याय का आपको मतलब पता है, जस्टिस, रूल्स, मेथड, जजमेंट। ठीक है, तो न्याय की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो है इट यूजेस लॉजिक्स, इट यूजेस रैशनल अप्रोच। ठीक है, एंड वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, यानी कि जो भी रियली एग्जिस्ट कर रहा है उसको लॉजिक्स के थ्रू और नॉलेज के थ्रू जाना जा सकता है। ऐसा कुछ, यानी इवन इफ देयर इज गॉड, तो गॉड को भी लॉजिक के थ्रू समझा जाना जा सकता है। ठीक है, सो इट अप्रोचेस द फिलोसॉफिकल क्वेश्चन इन ए साइंटिफिक एंड रैशनल वे। ठीक है, तो ये इससे टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग वेरी क्लियर है ये। ठीक है, और न्याय के अकॉर्डिंग 4 वैलिड सोर्स होते हैं नॉलेज के और 4 इनवैलिड सोर्स होते हैं नॉलेज के, यानी कि 4 तरीकों से अगर आप नॉलेज एक्वायर करते हैं तो वो वैलिड है, और ऐसे 4 और तरीके हैं जिनसे आप एक्वायर करते हैं नॉलेज तो वैलिड नहीं मानी जाएगी, इनवैलिड है। वैलिड सोर्स के बारे में देख लेते हैं। प्रत्यक्ष हमने बात कर ली थी, जो आपके सामने है। इन्फेरेंस, जो आप डिड्यूस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, इम्प्लाई करते हैं, वो आपके सारे इन्फेरेंस में आ जाएंगे, अनुमान जिसको बोलते हैं। और थर्ड है उपमा। उपमान का मतलब क्या होता है? उपमान का मतलब है कंपैरिजन करना। ठीक है, या फिर एनालॉजी। एनालॉजी यानी कि ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, इसका मतलब है ए इक्वल्स टू सी। तो कंपैरिजन और एनालॉजी की हम बात करते हैं तो वो उपमाना, ये भी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। ये 3 सोर्स हो गए। फोर्थ इज शब्द। शब्द का मतलब मैंने बताया था कि आप रिलायबल सोर्स से या ट्रस्टवर्दी या ऑथेंटिक सोर्सेज से कोई एविडेंस मिल रहा है आपको, विटनेस मिल रहा है, प्रूफ है, वर्बल टेस्टिमोनी जिसको बयान कहते हैं वो है, तो ये सारी नॉलेज आती है शब्द में। तो 4 वैलिड सोर्स है नॉलेज के। एंड देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ इनवैलिड नॉलेज, यानी कि मेमोरी। अगर आपको याद रह गया कुछ कहीं से तो मेमोरी को वैलिड सोर्स नहीं है, या किसी में आपको डाउट आ रहा है तो वो भी बिल्कुल वैलिड सोर्स नहीं। देखो मैं कैसे किसी से कह रहा हूँ कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? क्यों? आई डाउट समथिंग इज मिसिंग और समथिंग इज मिसप्लेस्ड। तो डाउट आपका वैलिड सोर्स नहीं है क्योंकि वो लॉजिकल नहीं है। सिमिलरली किसी भी चीज में कोई एरर आ गया है तो वो सर्टेनली फॉल्स होगा। ठीक है, तो मेमोरी, डाउट एंड एरर। एंड फोर्थ इज हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट। कोई भी हाइपोथेसिस आप बना रहे हो तो वो भी इनवैलिड नॉलेज मानी जाएगी। अच्छा, हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट जैसे कि वहाँ पे इफ देयर इज नो फायर, लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कोई आग नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब है वहाँ पे धुआं भी नहीं उठेगा। तो मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली कि जहाँ पे धुआं है वहाँ देयर मस्ट बी अ फायर। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो 4 इनवैलिड सोर्स कौन कौन से हैं? मेमोरी, डाउट, एरर एंड हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये आपका होगा न्याय। वैशेषिका की जब हम बात करते हैं उसके फाउंडर कौन है? जो कणाद कश्यप मुनि हैं वो फाउंडर हैं इसके। ठीक है, ये ऐसा स्कूल है हिंदुइज्म की, इंडियन फिलोसफी का, जो 2 तरीके के मीन्स ऑफ नॉलेज यानी प्रमाण को मानता है। न्याय में 4 देखे थे हमने, वैशेषिका में 2 हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका परसेप्शन, परसेप्शन वही आपका प्रत्यक्ष, और दूसरा है इन्फेरेंस, इन्फेरेंस यानी कि आपका अनुमान। तो अनुमान और प्रत्यक्ष को मानता है वैशेषिका स्कूल। बाकी 2 नॉलेज जो हमने बात की थी, शब्द उपमान को, वो नहीं मानता। तो वैशेषिका में 2 रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज हो गए, प्रत्यक्ष और अनुमान।
ठीक है। और ये नेचुरलिज्म पे ज़्यादा फोकस होता है, यानी नेचर के क्या रूल्स हैं, नेचर को गवर्न करने वाले रूल्स को डील करता है। फॉर एग्जाम्पल एटोमिज्म इज अ नेचुरल फिलोसफी, यानी कि ये फिलोसफी हमको ये कहती है कि फिजिकल यूनिवर्स में जितने भी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमको दिख रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर रिड्यूसिबल टू द फाइनाइट नंबर्स ऑफ परमाणु। सिंपल टर्म्स में समझें तो हर एक जो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जो हम फिजिकल वर्ल्ड में दिख रहा है यूनिवर्स में, वो अणुओं से यानी कि एटम्स से मिलकर बना हुआ है। और मिलके बना हुआ है, और इनमें जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना आती है, जो मूवमेंट आता है, इंटरेक्शंस होती हैं, उसको गवर्न एक फंडामेंटल फोर्स करती है, वो होती है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा इज रिगार्डेड एज द फंडामेंटल फोर्स दैट कॉजेज द कॉन्शियसनेस इन दीज एटम्स। अब इसने ये भी बताया कि 9 तरीके के एटम्स होते हैं यूनिवर्स में, और जो भी एक्सपीरियंसेस है किसी के, जो भी एग्जिस्टेंस है, वो इन्हीं एटम्स का इंटरप्ले है। इंटरप्ले कौन गवर्न करता है? एक ब्रह्मा, जो कि डिवाइन सोल है, फंडामेंटल फोर्स है ब्रह्मा, वो गवर्न करता है। तो इन्हीं 9 टाइप ऑफ एटम्स में इंटरप्ले होता है। ठीक है। अब इसमें 9 तरह के कौन कौन से द्रव्य, सब्सटेंस, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो एटम्स माने जा रहे हैं, किस तरह के हैं? तो 5 एलिमेंट के बारे में बात करता है ये, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। ठीक है। जो हिंदू फिलोसफी जनरली मानती है कि पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है शरीर, तो ये 5 एलिमेंट्स उनको मानता है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। ईथर इज नथिंग बट आकाश, हिंदी में समझें तो। और बाकी 4 जो तरह के जो सब्सटेंस हैं, द्रव्य हैं, इनको जो मानता है वो है टाइम, 6th इज टाइम, 7th इज स्पेस, 8th इज सेल्फ यानी कि आत्मा, और 9th इज माइंड। तो इस तरह की 9 टाइप के एटम्स को मानता है। ठीक है। तो गॉड को गाइडिंग प्रिंसिपल मानता है इंटरप्ले ऑफ एटम्स का। और जो लिविंग बीइंग्स हैं, अच्छा, ये लॉ ऑफ कर्मा में भी बिलीव करता है। ठीक है। जो अनसीन फोर्स है, लॉ ऑफ कर्मा इज अनसीन फोर्स, यानी कि आपकी जो भी एक्शन लिए हैं उसकी मेरिट और डीमेरिट, यानी आपके पाप और पुण्य के आधार पर आपने कितनी अच्छाई की है, कितनी बुराई की है, उसके बेसिस पे जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है या उनको पनिश किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा, लिविंग बीइंग्स आर रिवॉर्डेड और पनिश्ड। ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये है बहुवादी यथार्थवादी। सो वी आर डीलिंग अबाउट द रियलिटी, यानी फिजिकल वर्ल्ड है वो एटम से मिलकर बना है, तो वी आर डीलिंग विद रियलिटी। तो यथार्थवाद माना जाता है इसको। एक बहुवादी, वी आर डीलिंग विद एटम, एटम से बन के मिलके मैटर बना, सेल्फ बना, उसमें कॉन्शियसनेस आई, इंटरप्ले हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो ये हो गया मल्टी थिंग्स, यानी बहुवादी। तो इसको हम कहते हैं बहुवादी यथार्थवाद। ठीक है। अब क्या हुआ लेटर फेज में? क्या हुआ, वैशेषिका और न्याय स्कूल थे, जो न्याय हमने डिस्कस किया और वैशेषिका जो हमने ये डिस्कस कर रहे हैं, दोनों इवेंचुअली मर्ज कर गए, क्योंकि बहुत सी जो मेटाफिजिकल थ्योरीज हैं इनकी बहुत क्लोजली रिलेटेड थी। ठीक है। कैसे रिलेटेड थी, कैसे सिमिलर हैं? ठीक है। तो दोनों ही एक सुप्रीम बीइंग है, डिवाइन फोर्स है, गॉड है, ब्रह्मा, आपको कुछ भी कह लीजिए उसको। बोथ स्कूल न्याय एंड वैशेषिका बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए सुप्रीम बीइंग और विच कैन बी लॉजिकली प्रूवन। यानी दोनों लॉजिकली बात करते हैं, कहता है कि लॉजिक्स दो, तर्क दो, और दूसरा कहता है कि एटम्स, यानी कि वो भी लॉजिक्स नेचुरलिज्म के बारे में बात कर रहा है, तो लॉजिकली प्रूवन हो सकता है डिवाइन बीइंग। ठीक है। अब और क्या सिमिलरिटीज हैं इसमें कि वेदास हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी हैं, और उसको किसी सुप्रीम बीइंग ने लिखा है, वो ऑथरलेस नहीं है, किसी ह्यूमन ने नहीं लिखा है, उनको सुप्रीम बीइंग ने लिखा हुआ है। नेचुरल एलिमेंट्स में बिलीव करते हैं। ठीक है। तो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि वो क्रिएट नहीं किए गए हैं किसी ब्रह्म प्रकृति के द्वारा, विद एटर्नल है, वे हमेशा से ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी एटम्स हैं वो हमेशा से ही एग्जिस्ट करते हैं। न्याय कहता है जो भी है आपकी एग्जिस्टेंस में ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं, लेकिन उनको लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है। यानी कि वो मानते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं फिजिकल यूनिवर्स के, दे आर एटर्नल, दे आर नॉट अराइज्ड फ्रॉम द प्रकृति और ब्रह्म, वो हमेशा से एग्जिस्ट करते रहे हैं। ठीक है। और लिबरेशन क्या होगा इंडिविजुअल का, कि लॉजिक के थ्रू आप अपनी नॉलेज को एक्वायर करो, इग्नोरेंस को एलिमिनेट करो, तो इससे क्या होगा, आपको निर्वाणा मिल जाएगा। ठीक है। तो नाउ जो वैशेषिका है उसको न्याय वैशेषिका के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि फिलोसफी को आप ग्रुप्स में, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को ग्रुप्स में पढ़ोगे तो जल्दी आपको याद होगा। और फटाफट हम पूर्व मीमांसा और वेदांता को देख लेते हैं, ये दोनों भी क्लोजली रिलेटेड हैं। पूर्व मीमांसा के जो प्रोपाउंड किया था, जो फाउंडर माने जाते हैं, जो जैमिनी मुनि माने जाते हैं, जिन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा था। और भी इंपॉर्टेंट पीपल हैं, लोग हैं इस स्कूल के, वो हैं कुमारिल भट्ट और प्रभाकर। इन्होंने अलग अलग जो प्रमाण हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, इनको इंक्लूड किया था। कैसे किया था वो हम देख लेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है, फाउंडर हैं
जैमिनी मुनि जिन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा था, और कुछ और फिलोसोफर्स हैं जो इस स्कूल से बिलोंग करते हैं, वो हैं कुमारिल भट्ट या प्रभाकर। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा, जिसको मीमांसा भी कहा जाता है, इसका मतलब क्या है मीमांसा? मीमांसा का मतलब होता है क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। क्रिटिकली मैं किसी चीज़ को कंसीडर कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, एग्जामाइन कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो मीमांसा संस्कृत वर्ड का मतलब है रिफ्लेक्शन अबाउट something, some philosophies. So overall it refers to the examination of Vedic text, क्योंकि हमारा सोर्स क्या है? वेदास। So examination of Vedic text, ठीक है। और it deals mainly with the early section of Veda. early section of Veda का मतलब है जो हमने शुरू में बताया था, मंत्रा, रिचुअल्स, हायम्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट हमने देखा था हायम पोर्शन था, दूसरा पार्ट हमने देखा था जो ब्राह्मणास था, उसमें रिचुअल्स के बारे में बात की थी। सो दिस मीमांसा फिलोसॉफिकल स्कूल प्लेसेस एम्फेसिस, यानी एम्फेसाइज किस पे करता है? पावर ऑफ यज्ञ एंड मंत्रा, ठीक है। जो यूनिवर्स में जो भी एक्टिविटी सस्टेन कर रही हैं उनमें यज्ञ और मंत्रा की कितनी पावर है उनको सस्टेन करने में, तो इट फोकसेस ऑन दो रिचुअल्स एंड राइट्स। तो इसका मतलब हुआ ये हो गई कर्मकांड फिलोसफी। एंड अगेन दिस स्कूल बिलीव इन कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द वेदास, ठीक है। और अगर आप वेदास की तरह से रिचुअल करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, वेदास के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ वेदास को फॉलो करते हैं, यानी प्रैक्टिस करते हैं और रिचुअल्स को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो आपको सैल्वेशन आसानी से मिल सकता है। तो ये स्कूल ये वाली बात करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो आपको देखनी है, वो है कि जो भी आप रिचुअल्स कर रहे हैं, वैदिक रिचुअल्स कर रहे हैं, उसका आपको जस्टिफिकेशन क्या है, रीजनिंग क्या है, यानी कि हम क्यों कर रहे हैं, उससे क्या होगा, वो समझना भी जरूरी है। तो यानी कि थोड़ा थोड़ा फिलोसॉफिकल टच भी है इसमें, ये चीज़ें भी हम समझ रहे हैं। तो मेनली ये कर्मकांड से रिलेटेड है, बट इसमें थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच है, ठीक है। अगेन सो इट स्ट्रेसेस ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, यानी कर्म कांड पे देख रहा है कि कर्मा की डॉक्ट्राइन पे कैसे बिलीव करता है कि हमको वैदिक तरीके से एक ऑर्डरली लाइफ जीनी चाहिए। दूसरा, हमें वेदों के मुताबिक अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जो धर्मा हमने बात की थी कि जो ड्यूटी होती है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, ठीक है। तो आपको कर्म का फल अच्छा मिलेगा और यू कैन अटेन द सेल्वेशन, यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द दिस साइकिल। लेकिन ये गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इस पर थोड़ा सा साइलेंट है। बस ये कहता है कि आप नॉलेज अटेन कर लो। नॉलेज अटेन करने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं, मेनली 4 तरीकों के बारे में बात करता है। वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, जो हमने पहले डिस्कस किए थे, ठीक है, न्याय में। इसके अलावा देखिए प्रभाकर, जो हमने बात की थी, प्रभाकर एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं इस स्कूल के। तो प्रभाकर एक सब स्कूल है, उसने एक प्रमाण यानी वेज टू अटेन नॉलेज, एक प्रमाण को और ऐड किया, उसका नाम था अर्थपत्ति, यानी कि यूज ऑफ पोस्टुलेशंस, यानी कि सर्कमस्टेंसेस है उससे कुछ चीज़ों को ड्राइव करना, और डिराइव कर ली या फिर सपोज कर लिया, प्रिजम्पशंस हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है या सर्कमस्टेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, तो इसको कहते हैं हम अर्थपत्ति, यानी सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे मैंने कुछ हाइपोथेसिस बनाई और कुछ चीज़ों को प्रिज्यूम किया, सपोज किया, तो ये वाला भी प्रमाण माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रभाकर सब स्कूल। अब कुमारिल भट्ट सब स्कूल था, उसने एक 6th प्रमाण अभी ऐड कर दिया। 6वां प्रमाण कौन सा ऐड कर दिया? अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टिंग, ठीक है, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, कुछ चीज अवेलेबल नहीं है, वो भी आपको प्रमाण में कंसीडर करी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझो कि किसी का एक जगह पे किसी का एक मर्डर हो गया और वहां पे कोई पर्सन है, वहां पे पाया गया, मिला वहां पे, तो पुलिस उसको अरेस्ट करने के वाली है। लेकिन जब देखा कि उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस उपलब्ध नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एविडेंस, यानी कि फॉर एग्जांपल कि जैसे गन से उसका अगर मर्डर हुआ है तो गन तो मिली लेकिन उसके हाथों पे गन पाउडर नहीं मिला, दैट मीन्स लैक ऑफ गन पाउडर ऑन द सस्पेक्ट्स हैंड, वो भी एक एब्सेंस ऑफ समथिंग है। तो ये अनुपलब्धि भी एक प्रमाण माना जाएगा कि जो इंसान हमें वहां मिला है वो मर्डर नहीं है। तो एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया आपको समझने के लिए। तो ये 6 प्रमाणों की ही बात करता है, मेन आपके 4 हैं। जो 5वां अर्थपत्ति वो प्रभाकर सब स्कूल से जोड़ा गया है और अनुपलब्धि वाला प्रमाण है वो भट्ट सब स्कूल ने जोड़ा है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा मीमांसा के बारे में देख लिया, ठीक है। तो यानी कि आप धर्म का पालन करेंगे और वेदों को ही धर्म मानेंगे, रिचुअल्स और राइट्स करेंगे और थोड़ा समझेंगे क्यों कैसे कर रहे हैं, तो आपको डेथ के बाद हेवन मिलेगा, यानी कि मोक्ष, उसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। इट टॉक्स अबाउट दैट। लास्ट फिलोसफी है हमारी आज की, वो है वेदांत। वेदांत का मतलब होता है एंड ऑफ वेदा, अंत, वेद अंत, यानी एंड ऑफ वेदा। इसको उत्तर मीमांसा कहते हैं क्योंकि जो बाद के पार्ट है ना वेदास के, उनमें डील करता है, यानी कि इट बिलीव्स इन द ज्ञान कांड, फिलोसॉफिकल थिंग्स में बिलीव करता है, राइट। सो दैट दिस स्कूल अराइज फ्रॉम द स्टडी ऑफ द उपनिषद,
ठीक है। सो मोनिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी का है कि वो ये मोनिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी मतलब कि ये मानता है कि पूरा जगत माया है, मिथ्या है, रियल नहीं है। तो वर्ल्ड इज अनरियल, द ओनली रियलिटी इज वन, दैट इज ब्रह्म। ब्रह्म केवल एक रियलिटी है, दैट डिवाइन सोल, द अल्टीमेट सोल, अल्टीमेट थिंग। वेदांता को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे वेदांत मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा, ठीक है। ये वेदांता के ही नाम है। तो मेन टेक्स्ट क्या है इसका? बद्रायन का ब्रह्मसूत्र। इस फिलॉसफी को लेके ब्रह्मसूत्र लिखा था बद्रायन ने, ठीक है। दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस फिलॉसफी। और उपनिषद का भी जो इन्फ्लुएंस है इस स्कूल ऑफ फिलॉसफी में बहुत ही प्रीडोमिनेंट है, ठीक, ये आप याद रखिएगा। तो इट फोकसेस ऑन द फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद, यानी कि रिचुअल्स और सैक्रिफाइस पर फोकस बिल्कुल नहीं करता। इट फोकसेस ऑन द स्पिरिचुअल टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद। और इसकी देखो बहुत, ये बस इतना ही वेदांता। इसकी देखो बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं, उसको क्विकली हम देख लेते हैं, ठीक है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत सारी हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं अद्वैत। अद्वैत एक वेदांता की ही सब ब्रांचेस हैं। तो इसने किसने पोस्टुलेट की है, किसने प्रपोज की, कौन फाउंडर था इस अद्वैत फिलॉसफी का? वो थे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। मॉनिज्म कहते हैं इस फिलॉसफी को। अद्वैत ये कहती है कि जो इंडिविजुअल सेल्फ है यानी आत्मा है, और जो अल्टीमेट रियलिटी है ब्रह्मा है, वो सेम है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। यानी आत्मा और ब्रह्मा, इंडिविजुअल सेल्फ और अल्टीमेट रियलिटी, दे आर द सेम। बाकी सब माया है। और ये हम डिफरेंस पता चल जाए कि माया क्या है और सत्य क्या है, जो अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म क्या है, वो हमें लिबरेट कर देगा, मोक्ष दे देगा। करेक्ट। सो देर इज नो एट्रीब्यूट टू ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा जो अल्टीमेट रियलिटी है उसमें कोई गुण नहीं है, यानी कि वो प्यार नहीं कर सकते, वो महसूस नहीं कर सकते, और बाकी सब फेक है। तो ब्रह्मा इज द अल्टीमेट रियलिटी विदाउट एनी एट्रीब्यूट। जैसे आपने कई बार सुने होंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। तो ये वाले स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे, दैट इज रिलेटेड टू द अद्वैत फिलोसफी ऑफ सब ब्रांच ऑफ वेदांता, ठीक है। अद्वैत हो गया, तो यानी कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दे ऑल आर वन। दूसरा आता है विशिष्ट अद्वैत, यानी अद्वैत का ही एक अलग फिलॉसफी। रामानुजा थे, उन्होंने ये इसको बिलीव किया है, उनकी एक फिलॉसफी है क्वालिफाइड मोनोइज्म। तो क्वालिफाइड मोनिज्म में विशिष्ट अद्वैत जिसको कहते हैं, ये क्या करती है कि सोल एग्जिस्ट करती है। देखो अद्वैत में मानता था कि सोल और वो जो ब्रह्म वाली है अल्टीमेट रियलिटी, वो एक ही है। इसमें कहता है, विशिष्ट अद्वैत में कहता है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, लेकिन ठीक है, वो सुप्रीम जो सोल है उससे अलग नहीं है। यानी कि जो सोल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो सुप्रीम बीइंग पे यानी ब्रह्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और जो इंडिविजुअल सोल है उसका कारक कौन है, वो किसकी वजह से है, वो ब्रह्म सोल की वजह से है। और ओवरऑल ये यूनिफाइड होल है, एक ही है लेकिन अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। देखिए समझे इसको, जो सोल है वो ब्रह्मा का ही एक पार्ट है, एग्जिस्ट कर रखी है लेकिन ब्रह्मा पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो विशिष्ट अद्वैत ही है ये। तीसरा है इसमें द्वैत, जिसको माधवाचार्य ने प्रपोज किया था। द्वैत का मतलब ही डुअलिटी है, यानी कि ब्रह्मा और आत्मा, सेल्फ और अल्टीमेट रियलिटी दोनों अलग अलग है। यानी कि कोई भी, यू कैन नॉट बी द सुप्रीम सोल, आप सोल और ब्रह्मा नहीं बन सकते, यू कैन नॉट बी द सुप्रीम सोल। आप हाँ मोक्ष मिल सकता है, आपको सेल्वेशन मिल सकता है, उसका एक ही तरीका है भक्ति, ठीक है। टॉप पे ब्रह्मा, इसके बाद काफी ये सारी सोल है, यहाँ तक आपको पहुंचना। ब्रह्मा नहीं बन सकते, आपको मुक्ति मिल जाएगी इस साइकिल से, बर्थ और डेथ के साइकिल से। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भक्ति चुननी होगी ब्रह्मा की, ठीक है, भक्ति करो। ये किसने प्रपोज किया था? माधवाचार्य ने, द्वैत। एक और सिद्धांत आता है निम्बार्क का। निम्बार्क जी ने क्या कहा था? भेद अभेद करके आया था, भेद अभेद, इसको कहते हैं द्वैत, अद्वैत भी कहते हैं। इसने कहा था कि ब्रह्मा है वो हाईएस्ट रियलिटी है, ठीक है, वो सबको कंट्रोल कर रही है, और सोल ब्रह्मा पे डिपेंडेंट है और ब्रह्मा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यानी कि ये वर्ल्ड है, ये सोल है, एक गॉड से यानी ब्रह्मा से डिफरेंट है। उसने ये नहीं कहा कि यूनिफाइड होल है, जैसे कि रामानुजा ने कहा था विशिष्ट अद्वैत में। तो उसने ये नहीं कहा कि ये यूनिफाइड होल है, इसने ये कहा कि हाईएस्ट रियलिटी ब्रह्मा है, वो कंट्रोल करती है, और सोल ब्रह्मा पे डिपेंडेंट है, ब्रह्मा इंडिपेंडेंट है, और जो सोल सर्वाइव कर पाएगी वो सिर्फ गॉड की सपोर्ट की वजह से, ब्रह्म की सपोर्ट की वजह से ही सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। तो द्वैत अद्वैत यानी भेद अभेद में इस निम्बार्क ने इतना ही। तो ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये सब फिलोसफी का पार्ट है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अब देखिए शुद्ध अद्वैत के बारे में बात करते हैं, जिसको पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, पाथ ऑफ ग्रेस। वल्लभाचार्य
का ये कॉन्सेप्ट है शुद्ध अद्वैत। इसमें क्या माना गया है कि जो ब्रह्म है और जो इंडिविजुअल सेल्फ है वे सेम है, डिफरेंट नहीं है। और यही तो हमारे अद्वैत में भी था। तो डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जगत को मिथ्या नहीं माना गया है, यानी कि शुद्ध अद्वैत में जगत इज ऑल्सो ए रियलिटी, यानी वर्ल्ड भी एक रियलिटी है, वो माया नहीं है, झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है। तो जगत इज ऑल्सो ए रियलिटी, नॉट मिथ्या। एंड जो एब्सोल्यूट ब्रह्म है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, दैट इज लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो इसने दो अलग चीजों की बात की थी। अब हम बात करते हैं, लास्ट देख लेते हैं, अचिंत्य भेद अभेद। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की थ्योरी है ये, अचिंत्य भेद अभेद। इसमें कहा है कि जो जीवात्मा है, इंडिविजुअल सेल्फ है, और ब्रह्मा है, वो डिफरेंट भी है एक दूसरे से और इनडिफरेंट, यानी कोई इनमें डिफरेंस नहीं भी है। तो उन्होंने दोनों ही चीज़ें कही थी कि डिफरेंट भी है ब्रह्मा और आत्मा, और ये एक भी है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया था अचिंत्य भेद अभेद का। तो ये सारी हमने 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स कवर कर लिए हैं बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, जो आपको शायद एनसीईआरटी में भी इस तरह से नहीं मिलेगा। तो ये आप इसको बार बार देखना। इसके अलावा हम प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन भी क्लियर कर लेंगे इसमें। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है ये मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप फटाफट से वीडियो को पॉज करें, इनको देखें, और इनके अब थोड़ा सा स्किप करेंगे 2 से 3 सेकेंड, तो आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ रिफर टू दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, देखो आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं वेट करता हूँ यहाँ पे 3 to 4 सेकेंड का। आप देख लीजिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अलॉन्ग विद आंसर एंड सॉल्यूशन इट इज गिवन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुद्धिज्म को, जैनिज्म को बहुत डिटेल में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। और सुनो, अगले लेक्चर में उससे पहले जल्दी मैं एक लाऊंगा, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया मुझसे कि बुक लिस्ट के बारे में अभी भी कंफ्यूजन। देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल जाएंगे, आपको टॉपर्स रिकमेंडेशन मिल जाएंगे, पर लेकिन एक्चुअल में कौन कौन से सोर्स हैं जो पढ़ने हैं, कौन कौन से सोर्स हैं छोड़ने हैं, क्या करना है, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, वो सारा मैं एक वीडियो में पूरा मैं डिस्कस कर लूँगा। तो वो जल्दी मैं वो वीडियो लेके आता हूँ। तो कैफे IAS पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।